नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और उत्तराखंड के खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी इस बार उत्तराखंड को मिली है, जिसके बेहतरीन आयोजन को लेकर 25 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और खेल मंत्री रेखा आर्या की बैठक भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा के साथ होने वाली है। विभाग के विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों को लेकर रोजाना बैठकों का दौर चल रहा है और हमारी तैयारियां लगभग पूरी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेलों की तारीखों की पुष्टि हो जाती है तो हम सकुशल रूप से 28 जनवरी से इसकी शुरुआत करेंगे। अभी तो हमें, जैसा कि आपको देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल से हमें गेम्स की डेट्स मिल गई है। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक माननीय पीटी उषा जी ने गेम्स की डेट दी है। यद्यपि इसका कंफर्मेशन हमारी 25 अक्टूबर को जो आईओए की स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग उसके बाद ही तय हो पाएगी, लेकिन हमारी तैयारियां पूरी हैं। डेली हमारी मीटिंग चल रही है और सब तैयारियों पे लेकर हमारे सारे अधिकारी सजग हैं। हमारे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी पूरी है। प्रोक्योरमेंट का टेंडर शुरू हो चुका है और जो हम जल्दी ही कर लेंगे। कैंप्स हमारे लगने शुरू हो जाएंगे जैसे ही हमारे डेट फाइनली फॉर्मली अनाउंस होते हैं उसके बाद से, और हम लोग सकुशल रूप से गेम्स 28 जनवरी से शुरू करेंगे। इधर उत्तराखंड की धामी सरकार प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने से मात्र एक कदम दूर है। यूसीसी लागू करने को लेकर लगभग सभी कार्य पूरे किए जा चुके हैं, लेकिन विपक्ष अभी भी लगातार यूसीसी को लेकर सरकार पर हमलावर है, जिसके जवाब में बीजेपी विधायक ने कांग्रेस को मुस्लिम लीग कांग्रेस करार दिया है। कांग्रेस जिस तरीके से यूसीसी की मंशा पर सवाल उठा रही है उससे बीजेपी आक्रोशित है और यही वजह है कि यूसीसी को लेकर सरकार पर सवाल उठा रही कांग्रेस पर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने तीखा हमला बोला है। बीजेपी विधायक ने कहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति कर रही कांग्रेस का नाम अब बदलकर मुस्लिम लीग कांग्रेस रख देना चाहिए। विनोद चमोली ने कहा कि जनसंघ के इस समय से नब बीजेपी के एजेंडे में शामिल रहा है और जब धामी सरकार ने जनता से किए गए वायदे को पूरा किया है तो कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। वहीं कांग्रेस बीजेपी पर तंज कस रही है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि बीजेपी के नेता भूल गए हैं देश आजाद होने से पहले अगर किसी राजनीतिक दल का मुस्लिम लीग से समझौता हुआ और मुस्लिम लीग के साथ बैठकर किसी ने सरकार बनाई तो वो भारतीय जनता पार्टी थी। तत्कालीन हिंदू महासभा होती थी। 1937 में बंगाल में और पाकिस्तान में दोनों जगह हिंदू महासभा ने मिलकर सरकारें बनाई है। शायद विनोद चमोली को ज्ञान नहीं है। कांग्रेस हमेशा सर्वधर्म की बात की है, सारे धर्मों को एक साथ लेकर चलते हैं। कांग्रेस थूक जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद की बात नहीं करती है। हमारा एजेंडा है, आज का नहीं है। ये जनसंघ के जमाने से भारतीय जनता पार्टी के जमाने जब शुरुआत हुई थी तब से लेकर आज तक यूसीसी हमारा मुद्दा रहा है और आज हम उस मुद्दे का समाधान कर रहे हैं। देश की जनता से जो वादा करके हमारी पार्टी आगे बढ़ी है, आज हम उस पर खरे उतर रहे हैं। इसके लिए कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। जहां तक कांग्रेस का सवाल रहा तो मैं तो अक्सर कह रहा हूं कभी ये जो आज की जो कांग्रेस है ये मुस्लिम लीग बन चुकी है। ये कांग्रेस नहीं रही भाई। ये वो कांग्रेस नहीं कभी इस देश की आजादी के लिए काम किया होगा। ये वो कांग्रेस नहीं रही जिसे 70 साल तक यहाँ पर शासन चलाया होगा। ये कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज को समर्पित कांग्रेस हो गई है। इसको अपने आप में मुस्लिम लीग कांग्रेस बोल देना चाहिए। मैं समझता हूँ ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, ये सर्वविदित है मुस्लिम लीग का समर्थन कौन करता है, मुस्लिम लीग के रास्ते पर कौन चल रहा है, सब जानते हैं। शायद विनोद चमोली जी को इसका ज्ञान नहीं है कि आजादी से पहले 37-38 में जब सरकारें बनी थी, ब्रिटिश सरकार ने जब जनप्रतिनिधियों को सत्ता सौंपी थी, यही सरकार, यही भारतीय जनता पार्टी थी। हिंदू महासभा इनकी होती थी। इनके लोगों ने मिलकर बंगाल में भी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई थी और पाकिस्तान में भी, जो आज पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है, उसमें भी इन्होंने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। और इनके जो जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बंगाल में सरकार में मंत्री हुआ करते थे। शायद विनोद चमोली जी अपना ज्ञान ठीक कर लें, अगर नहीं है तो उसमें जरा दुरुस्त कर लें, लेकिन इस तरह के आरोप लगाने से पहले अपने गिरेवा में भी झांकना चाहिए और जिसके कांच के बड़े घर बने होते हैं उनको दूसरे। उत्तराखंड के सीमांत चमोली में एक नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न का मामला प्रकाश में आया है, जिसको लेकर दो समुदाय के लोगों में विवाद चल रहा है, जिसके तहत मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन दिया गया था। साथ ही प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है।
इस मामले को लेकर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया है कि मुसलमान को अछूत बना दिया गया, जिसके तहत 15 मुसलमान व्यापारियों का बहिष्कार किया जा रहा है। इसको लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी को ट्वीट बहुत ही निर्धन्य है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य एक शांतिपूर्वक राज्य है और यदि यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास करेगा उसको सरकार नहीं बख्शेगी। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण बाहरा ने भी असदुद्दीन ओवैसी के ट्वीट की कड़े शब्दों में निंदा की। देखिए, ओवैसी जी का जो बयान ट्वीट पर आया है देखा है, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरीके से, क्योंकि ये धर्म असह्य और शांतिप्रिय प्रदेश है हमारा, अगर इसमें किसी प्रकार से इस तरह का व्यक्ति हिंदू और मुस्लिम करने की बात इस प्रदेश के अंदर करेगा तो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और सरकार अपना निर्णय लेने में बिल्कुल सक्षम है और सरकार गलत लोगों को बिल्कुल भी बढ़ावा देने वालों को बर्दाश्त नहीं करेगी, जो लोग लोगों को भड़काने का काम करते हैं। क्या हम लव जिहाद, लैंड जिहाद या थूक जिहाद जैसे मसलों पर भी अगर सरकार निर्णय नहीं लेगी तो क्या ऐसे लोगों के पक्ष में आकर के खड़ी होगी? तो उन लोगों को ये स्पष्ट करना होगा कि जो गलत काम करने वाले लोग हैं, जो उपद्रवी हैं, जो दंगा फैलाते हैं, जो लोगों को परेशान करते हैं, जो लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं, जो उनको उनके धर्म को भ्रष्ट करने का काम करते हैं, क्या वो ऐसे लोगों के साथ में खड़े? तो मुझे लगता है इस तरह का जो बयान ओवैसी जी ने दिया बहुत ही निंदनीय है और उनके खिलाफ मुझे लगता है कि कार्रवाई भी होनी चाहिए। आपके प्रश्न के दो उत्तर हैं। एक तो ओबीसी को मैं कतई सीरियस नहीं मानता। वो बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। जहां चुनाव होता है, चाहे उपचुनाव हो, चुनाव होता है, वो कुछ ना कुछ ऐसा बयान देते हैं जिससे बीजेपी को पोलराइजेशन ऑफ वोट का जो उनका एजेंडा वो कामयाब होता है। दूसरा पहलू ये है कि चमोली हो या अन्य कहीं भी जगह पूरे भारत में बीजेपी मुस्लिम्स को, माइनॉरिटी को वो देश का नागरिक ही नहीं मानती। उनका कार्य करने का तरीका, उनका बात करने का तरीका हमेशा ऐसा रहता है जिससे जो हमारे देश के नागरिक हैं उनमें भय पैदा होता है और बीजेपी उस भय का लाभ उठाती है वोट के रूप में, ताकि लोगों का ध्यान विकास से हट जाए, अन्य मुद्दों से हट जाए, तो जो लोगों से जुड़े मुद्दे उनसे हट जाए। और बीजेपी वही करके संविधान के तहत जो प्रदत्त अधिकार एक नागरिक को है उनको तोड़ने मरोड़ने, उनको उनका हनन करने का काम भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकारें लगातार करते रही हैं। वही उत्तराखंड में भी हो रहा है। लेकिन ओवैसी जी का ऐसे समय में ये बयान आना, जब हमारे यहाँ उपचुनाव है, निश्चित ही इसको इंगित करता है वो बीजेपी की ड्यूटी के रूप में काम करते हैं। मेरी जो भाव। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में बलिन बस्तियों के मुद्दे पर सियासत गरमा गई है। दरअसल कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने देहरादून के भीमराव अंबेडकर पार्क, शास्त्री नगर खाले में बलिन बस्ती वासियों के साथ धरना प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि बीजेपी सरकार निकाय चुनाव में लाभ लेने के लिए बार बार बस्ती वासियों में डर का माहौल पैदा कर रही है। निकाय चुनाव से ठीक पहले सरकार बार बार अध्यादेश की मियाद बढ़ा रही है, लेकिन मालिकाना हक नहीं दे रही है। उन्होंने सरकार से बलिन बस्ती वासियों को मालिकाना हक दिए जाने की मांग की है। साथ ही कहा कि यदि सरकार ने ऐसा नहीं किया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। आपको बता दें, मलिन बस्ती वासियों को बचाने के लिए पूर्ववर्ती त्रिवेंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश की मियाद बुधवार को समाप्त हो रही थी, जिसे धामी सरकार ने एक बार फिर 3 साल के लिए बढ़ा दिया है। देखिए, आज 23 अक्टूबर है और 23 अक्टूबर 2024 को भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा दूसरी बार लाया गया अध्यादेश समाप्त हो रहा है। मलिन बस्तियों के लिए 2018 में जब कांग्रेस पार्टी के बैनर तले उत्तराखंड मलिन बस्ती विकास परिषद ने मुख्यमंत्री आवास कूच किया था, सरकार ने मजबूर होकर के हाई कोर्ट का जो आदेश मलिन बस्तियों के खिलाफ आया था उसको डाइल्यूट करने के लिए एक अध्यादेश लाए थे और उस अध्यादेश के 3 साल के अंदर मलिन बस्तियों को नियमित करना था। मलिन बस्तियों को नियमित करने का सरकार का वादा था, मालिकाना हक देने का वादा था, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी जब नहीं हुआ तो 2022 से पहले सरकार को डर लगा कि विधानसभा के चुनाव में हार न जाए। 2021 में फिर मलिन बस्तियों के लिए अध्यादेश लाया गया दूसरी बार। अब वो 3 साल का पीरियड फिर बीत गया और 2024 आ गया। 2024 आने के बाद भी 6 साल बीत गए। सरकार ने मलिन बस्तियों को नियमित करने के लिए, मलिन बस्तियों के लोगों को मालिकाना हक देने के लिए कोई नियमावली नहीं बनाई, कोई कानून नहीं बनाया। कांग्रेस की सरकार ने जो 2016 में नियमावली बनाई थी विधानसभा से पास करके, उसको सरकार ने इम्प्लीमेंट होने से रोक दिया, जिससे मालिकाना हक देने की जो प्रक्रिया कांग्रेस की सरकार ने शुरू करी थी वो बाधित हो गई और उसके बाद हाईकोर्ट का आदेश आ गया। आज हमने
देहरादून की इस मरीन बस्ती जो सबसे पुरानी मरीन बस्तियों में से एक है, शास्त्री नगर खाला, यहाँ से संघर्ष का ऐलान किया है। देहरादून समेत पूरे राज्य की मरीन बस्तियों में अब हम जन जागरण कराएंगे। मालिकाना हक और नियमितीकरण की मांग को लेकर के संघर्ष किया जाएगा और पूरे प्रदेश की मरीन बस्तियों में जाकर के घूमूंगा, लोगों को जगाऊंगा, लोगों को बताऊंगा कि ये तलवार जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपकी गर्दन में लटकाए रखना चाहती है, जिससे कि डर बना रहे और उस डर के कारण लोग मरीन बस्ती के लोग इनको वोट देते रहे। ये नहीं चलेगा। राज्य में और देहरादून में, राजधानी में 40% आबादी शहर की मरीन बस्तियों में रहती है। उनके लोगों को मालिकाना हक सरकार क्यों नहीं देना चाहती, हम ये पूछना चाहते हैं। आज हमने यहाँ पर ऐलान किया है, अम्बेडकर जी की मूर्ति के नीचे बैठ करके हमने संकल्प लिया है और यहाँ आज इस धरने के माध्यम से पूरे प्रदेश की मरीन बस्तियों में संघर्ष का हमारा आज का ऐलान है। पूरे प्रदेश में अब संघर्ष होगा और इस सरकार को तो राजधानी देहरादून में जल्द ही नगर निगम के चुनाव होने थे, जिसको लेकर सभी दल अपनी तैयारियों में जुट चुके थे। वहीं तमाम दलों के कार्यकर्ताओं ने भी अपनी दावेदारी पेशी शुरू कर दी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्य मंत्री राजकुमार पुरोहित ने भी मेयर पद के लिए अपना दावेदारी पेश की है और इसके बाद उन्होंने कचहरी परिसर में अधिवक्ताओं से मुलाकात की और अपनी दावेदारी को लेकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह पार्टी के कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ता है। उन्होंने अपनी दावेदारी मेयर पद के लिए पेश की है। आगे जो भी निर्णय पार्टी का होगा वो उनके लिए सर्वोपरि होगा। में जल्द ही नगर निगम के चुनाव होने हैं और नगर निगम के चुनाव को लेकर लगातार जो दावेदारी है वो सामने आ चुकी है। वहीं यदि हम बीजेपी पार्टी की बात करें तो बीजेपी पार्टी लगातार कहीं ना कहीं चुनावी मोड में रहती है और जो बीजेपी के नेता हैं वो भी लगातार कहीं ना कहीं मेहनत करते रहते हैं और चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। वहीं नगर निगम के जो चुनाव होने हैं उसके लिए आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व राज्य मंत्री राजकुमार पुरोहित जी। उनसे बात करेंगे कि आखिर किस तरह देखते हैं वो इस पूरे चुनाव को नगर निगम के। सर, नगर निगम का चुनाव नजदीक आने वाला है तो किस तरह देखते हैं कि बीजेपी पार्टी की यदि हम बात करें तो कहीं दावेदारी रहती है, तो क्योंकि आप राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, कई जिम्मेदारी आपको दी गई है, तो किस तरह देखते हैं कि इस बार भी कोई दावेदारी रहेगी आपकी? देखिए, बिल्कुल नगर निगम में मेयर पद के लिए मैंने अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर दी है और अगर हम कहें कि पार्टी किस दृष्टिकोण से देखते हैं तो पार्टी में तो प्रत्येक कार्यकर्ता जो है इसके लिए हकदार है, सक्षम है, कार्यकर्ता है और सामाजिक छवि अच्छी है, तो नेचुरली इस पद के लिए वो अपने लिए प्रयास करता है। पार्टी ने कई जिम्मेदारी आपको दी है और आपको जम्मू में भी जिम्मेदारी दी गई थी चुनाव के दौरान, हरियाणा में, हिमाचल में भी दी गई थी और जहाँ जहाँ आप गए हैं वहाँ वहाँ बीजेपी पार्टी की सीट आई है। तो क्या लगता है जो यदि ये जिम्मेदारी आपको दी जाती है तो इसको बेखूबी निभाएंगे आप? देखिए, बिल्कुल पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते जिस प्रकार जो जिम्मेदारी संगठन ने जब दी है उसको बखूबी निभाया है और मैं समझता हूँ कि मेरा प्रयास है, पार्टी सक्षम समझती है, पार्टी योग्य समझती है और इस प्रकार एक मौका देगी तो इस जिम्मेदारी को भी निभाया जाएगा। तो लगातार जो विपक्ष के लोग हैं वो लगातार कहते हैं कि जो बीजेपी है वो चुनाव कराना नहीं चाहती नगर निगम से, लेकिन क्या लगता है आप बिल्कुल तैयार हैं चुनाव कराने के लिए और पार्टी को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए? देखिए, एक वैधानिक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को पूरी करने के लिए कुछ जो आवश्यकताएं होती हैं, क्योंकि जो इसके लिए चाहे परिसीमन की हम बात करें, चाहे दूसरी और तैयारियां होती है और फिर चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग की बात होती है, स्थानीय निकाय जो ये पंचायत चुनाव की बात है या निकाय की बात है, तो जो एक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को जब संपूर्ण हो जाती है तो इस प्रकार ये पूरी होती है। तो इसलिए कांग्रेस का ये कहना कि भाई ये जो भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव नहीं कराना चाहती सरासर गलत है, निराधार है। हमारे साथ मौजूद थे राजकुमार पुरोहित जी और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने दावेदारी मेयर के लिए जरूर की है, लेकिन अब पार्टी का निर्णय होगा कि क्या उनको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। यदि पार्टी उनको टिकट देती है तो कहीं ना कहीं वो बेखूबी जिम्मेदारी को निभाए देंगी। यदि पार्टी उनको टिकट नहीं देती है, सर यदि पार्टी टिकट नहीं देती है तो आगे क्या कदम रहेगा आपका? देखिए, मैं पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पहले भी जो है रायपुर विधानसभा क्षेत्र से जब इस प्रकार दावेदारी प्रस्तुत करी, लेकिन चूंकि समय और परिस्थिति के अनुसार पार्टी ने निर्णय लिया और जो हमारे दूसरे विधायक दूसरे दलों से आए थे उनका सम्मान किया, तो पार्टी में कभी कभी ऐसे निर्णय होते हैं, लेकिन पार्टी का कार्यकर्ता सदैव पार्टी के साथ रहता है और पार्टी के लिए कार्य करता है। इसलिए जो है इसमें इतना चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन सक्षमता के आधार पर, क्योंकि मैं एक अधिवक्ता भी हूँ और पार्टी का कार्यकर्ता भी हूँ, पुराना कार्यकर्ता हूँ, जनता में सभी वर्गों में पहचान रखता हूँ, चाहे पहाड़ की बात करें आप, चाहे प्लेन की बात करें, चाहे आप
पंजाबी समाज में बात करें, चाहे बनिया समाज में बात करें, चाहे आप यादव समाज में बात करें, किसी भी समाज की आप बात करते हैं, तो प्रत्येक समाज में संपूर्ण रूप से मेरी भागीदारी रहती है और सबसे उठना बैठना रहता है और सबके काम में लगे रहते हैं। तो इस प्रकार जो है लगभग 35 साल से जो है पार्टी संगठन की सेवा कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो है ये तैयारियां हमेशा चलती रहती है। जो बात या निर्णय होता है उसे स्वीकार करना पड़ता है। बिल्कुल, देखिए कहीं न कहीं राजकुमार पुरोहित जी 33 साल से कहीं न कहीं पार्टी की सेवा कर रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जिस तरह का निर्णय पार्टी लेगी, क्योंकि पहले भी वो दावेदारी कई बार कर चुके हैं। विधायक के लिए उन्होंने दावेदारी की थी और उसके बावजूद उनको टिकट नहीं मिला था, लेकिन एक बार फिर वो मेयर के पद के लिए कहीं न कहीं दावेदारी कर रहे हैं। यदि पार्टी उन पर विश्वास जताती है तो देखूबी इस पूरी जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार है। धनराज जसपुर क्षेत्र अंतर्गत तहसीलदार जसपुर और मंडी सचिव द्वारा सरकारी धान क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया गया। साथ ही किसानों से बातचीत की गई और तोल की जांच भी की गई। वहीं तहसीलदार जसपुर शुभांगिनी सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी उधम सिंह नगर के निर्देश अनुसार आज धान क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया गया है, जिससे मंडी के क्रय केंद्र का निरीक्षण किया गया जहां व्यवस्था सही पाई गई थी। वहां पर जो किसान मौजूद थे उनसे बातचीत की गई और खरीद के संबंध में पूछताछ की गई, जिसमें किसान संतुष्ट थे। साथ ही ब्लॉक के 5 सेंटर की भी जांच की गई है। आज इस सेंटर पर खरीद नहीं हुई है, लेकिन कल जो धान खरीद हुई थी उसका परीक्षण किया गया है, जो सही पाया गया। जिलाधिकारी द्वारा स्पष्ट निर्देश है कि धान खरीद में कहीं भी लापरवाही न आए और किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न उठानी पड़े, उसके लिए सफल प्रयास कर रहे हैं। महोदय के निर्देशानुसार आज धान क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया है, जिसमें मंडी के क्रय केंद्र का निरीक्षण किया है। वहाँ पर व्यवस्थाएं सही पाई गई हैं। वहाँ पर जो किसान उपस्थित थे उनसे भी बात की गई और उनसे खरीद के संबंध में थोड़ी पूछताछ की गई, तो वो भी वहाँ पर संतुष्ट थे। उसके अलावा यहाँ पर जो ब्लॉक के पास एक सेंटर है उसकी जांच की गई है। वहाँ पर आज हालांकि खरीद नहीं हुई है, कल वहाँ पर जो खरीद हुई थी उसका हमने परीक्षण किया है, वो भी सही पाया गया। जी, जिलाधिकारी महोदय ने स्पष्ट निर्देश दिए हुए हैं कि कहीं भी किसी भी प्रकार से लापरवाही धान खरीद में न आए और किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत या परेशानी ना उठानी पड़े। और हम लोग चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आप बने रहिए गुलिस्तान पे उसके साथ। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा हमेशा रामलला शोभितम प्रतिष्ठापनम प्रकाशमान उत्सवम दीपोत्सवम सुमंगलम महोत्सवम दीपोत्सवम मंदिर निर्माण आस्था को सम्मान व्यापार तरक्की को विकास को उड़ान अवधपुरी का विकास पर्यटन कमाल जहाँ और है प्रकाश सनातन का स्वर्ण काल बुलडोजर सहार से बुराई गई हार हर दिन है उत्सव हर दिन है त्योहार करुणामयी बौछार राम राज का श्रृंगार राम आगमन ने दिया यूपी को तार यूपी को दिया तार प्रकाश पुंज ज्योतिर्मय तेजोदायकम दिव्य भव्य उत्सवम दीपोत्सवम दिव्य भव्य उत्सवम दीपोत्सवम दिव्य भव्य उत्सवम दीपोत्सवम मधुसूदन 100% देसी घी प्योरिटी टेस्टेड बाय गैस क्रोमैटोग्राफी मधुसूदन दही UHT मिल्क एंड चाट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। सितारगंज में शक्ति फार्म के टैगोर नगर मैदान में 2 दिवसीय आंचल दुग्ध उत्पादक मेले का आयोजन 25 व 26 अक्टूबर को होगा। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रहेगी। प्रसिद्ध लोक गोयिका माया उपाध्यक्ष की प्रस्तुति व बांग्ला बाउल गायन विशेष आकर्षण के केंद्र उधम सिंह नगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ की अध्यक्षता प्रभा रावत ने सितारगंज के मंडी सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि मेले में विभिन्न सरकारी विभागों के स्टॉल लगाए जाएंगे। इसके साथ पशु मेला व पशु प्रदर्शनी और खेल प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। मेले के दौरान युवा सम्मान प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें खिलाड़ियों छात्रों का सम्मान किया जाएगा।
कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाले दुग्ध उत्पादकों व सचिवों का सम्मान किया जाएगा और दुग्ध उत्पादकों में बोनस वितरण किया जाएगा। बहुत बढ़िया मेला लगाने को जा रहे हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि सभी माँ और माताएं बहनें वहाँ पर आएँ और मेले को देखें, दुग्ध के बारे में समझें और उसको जानें। आगे तो माननीय मंत्री जी माननीय मंत्री जी बहुगुणा जी ने बहुत बढ़िया मेले का आयोजन किया है। इसमें युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ना चाहिए कि आगे से कैसे हम दूध का उत्पादन कर सकते। 25 और 26 अक्टूबर को एक आंचल दूध उत्पादक मेले का आयोजन कर रहे हैं शक्ति फार्म में, जिसमें हमारा पशु प्रदर्शनी पशु मेला होना है और उत्पादकों को वहाँ पर जो किसान हमसे नहीं जुड़े हैं उनको एक जोड़ने का प्रयास है। जो उपभोक्ता अभी तक आंचल से नहीं जुड़े हैं, आंचल से दूध नहीं दे रहे हैं, उनको आंचल के साथ जोड़ने का प्रयास है। और इसमें जो विभिन्न प्रकार के हमारे अच्छे फार्मर्स हैं उनको हमारा सम्मानित करने का, जो हमारे मेधावी छात्र हैं फार्मर्स को उनको सम्मानित करने का, कोई भी हमारे किसानों का बच्चा जो आगे बढ़ा है उसको सम्मानित और प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम है, महिलाओं को सम्मानित करने का कार्यक्रम है और बहुत ही एक बृहद स्तर पर हम इसको करने जा रहे हैं, जिसमें सांस्कृतिक प्रोग्राम भी हमारे साथ में रहेंगे और विभिन्न प्रकार के बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए प्रतियोगिताएं रखी गई हैं। इस प्रकार से एक आयोजन किया जा रहा है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान वहाँ पर आए और 13 विभागों द्वारा स्टॉल लगाया गया है जो अपने आवेदन पत्र भी भरेंगे, उसका फायदा ले सकते हैं, विभिन्न योजनाओं का उपकरणों को देख सकते हैं, टेक्नोलॉजी की जानकारी दे सकते हैं। इसके साथ साथ ही जो है हमारा आई कैंप भी हम वहाँ पे लगाने जा रहे हैं कि जिनको आई की आंखों की समस्या है वो वहाँ पे आकर भी अपना चेकअप करा सकते हैं। तो इस प्रकार से एक सामूहिक और एक बृहद कार्यक्रम माननीय मंत्री जी सौरभ बहुगुणा जी के निर्देश पर दीपावली त्योहार के पर्व मां लक्ष्मी के वाहन कहे जाने वाले उल्लू की जान खतरे में है। दीपावली पर मां लक्ष्मी के इस वाहन पर इस समय आफत मंडरा रही है। दीपावली के मौके पर तंत्र मंत्र के लिए उल्लू की मांग बढ़ जाती है। यही वजह है कि इन दिनों जंगल से जुड़े इलाकों और वन आरक्षित क्षेत्र में उल्लू की तस्करी चरम पर होती है। उल्लू की जान खतरे में देखकर वन विभाग ने अलर्ट जारी किया है और जंगलों में गश्त भी बढ़ा दी है। उल्लू की पूजा लक्ष्मी के रूप में मानी जाती है। लक्ष्मी के दिन लक्ष्मी की पूजा की जाती है और दीपावली में विशेष उल्लू की पूजा होती है, लक्ष्मी की पूजा होती है और इसको पंचोपचार मंत्र से इसकी विधि विधान से पूजा होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और श्री सती लक्ष्मी कवनम बहुरात्रे पारत्रे नक्षत्राणि रूपमसिनो यातम माष्णम निशाणम भौमहितान सर्वलोकम महितानम हरि ओम मां। देखिए जैसे शीत ऋतु के आरंभ में शिकार की घटनाएं बढ़ जाती हैं और अभी कुछ दिनों पश्चात ही दिवाली का पर्व भी है, तो इस अवसर पर लोगों में अंधविश्वास है, कई तरीके की मान्यताएं हैं कि उल्लू का तांत्रिक विद्या में यूज करने से किसी प्रकार का कोई फायदा होगा। तो ऐसी कोई घटना घटित ना हो और किसी प्रकार का कोई भी वन अपराध किसी वन्य जीव के प्रति घटित न होने पाए, तो हमारे द्वारा संपूर्ण क्षेत्र में एक सघन चेकिंग अभियान चलाया गया है कि जिससे कि हम सभी जीवों की सुरक्षा ठीक प्रकार से कर सकें। नहीं, अभी इस तरह की कोई घटना प्रकाश में नहीं आई है, मगर संवेदनशीलता को देखते हुए दिवाली पर्व के अवसर पर हमारे द्वारा दिवाली पर्व और उसके बाद में लगातार इस तरह की गश्त जारी है। हाँ, उच्च स्तर से शीत ऋतु के आरंभ में दिवाली पर्व पर तमाम तरीके के निर्देश आदेश प्राप्त हुए हैं। उन्हीं आदेशों के क्रम में हमारे द्वारा नियमित रूप से रात्रि में ये एक संयुक्त गश्त की जाए। प्रदेश में लगातार कुछ घटनाएं ऐसी संज्ञान में आती रहती हैं, तो इसी तरीके की कोई घटना घटित ना हो और इस अंधविश्वास को हमारे दूर किया जा सके, इसके लिए भी हमारे द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं कि उल्लू का किसी भी तांत्रिक विद्या में जो भी यूज किया जाता है वो केवल एक अंधविश्वास है, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर जो कोई भी शिकार या पक्षियों के विरुद्ध या वन्य जीव के विरुद्ध इस प्रकार का कोई भी अगर जो घटना घटित होती है, तो जो हमारा वन्य जीव अधिनियम है उसमें प्रावधान दिए गए हैं, उनके अंतर्गत हमारे द्वारा विधिक कार्रवाई और शिकार की घटनाएं, क्योंकि हमारे द्वारा नियमित रूप से इस क्षेत्र में सक्रिय गश्त की जा रही है, तो इस क्षेत्र में शिकार की घटनाएं तो घटित नहीं हुई हैं और अगर जो इसमें किसी प्रकार का कोई
इस तरीके का कोई भी अपराध करेगा तो उसके फिर आगे बढ़ेंगे। हल्दुचौड़ में दिन दहाड़े हुई फायरिंग की घटना के बाद जिले की पुलिस प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए महज 2 घंटे के भीतर ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना गांव देवरामपुर में आपूर्ति निरीक्षक मोहित कठैत की अध्यक्षता में आयोजित सस्ते गल्ले की दुकानों की बैठक के दौरान हुई, जहां मोहित जोशी और राजू पांडे के बीच कहासुनी के बाद वाद विवाद बढ़ गया। थाने में दर्ज शिकायत के अनुसार घटना के बाद वादी कैलाश चंद्र अपनी दुकान दौलिया हल्दुचौड़ पहुंचा। अभी 3 कारों में सवार आरोपियों ने उस पर पथराव और फायरिंग की। किसी तरह वादी ने भागकर अपनी जान बचाई। तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा ने मामले का संज्ञान लेते हुए आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। पुलिस की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 घंटे के भीतर सतीश सनवाल, भगत सिंह दरियाल, विजय जोशी, राजेंद्र पांडे और सुराजू, हिमांशु बमेठा और मोहित जोशी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना में प्रयुक्त हथियार और वाहनों को भी कब्जे में ले लिया है। लालकुआ थाना क्षेत्र में एक सरकारी दुकान के आवंटन को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ और एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को डराने के लिए और वहां अपना वर्चस्व जमाने के लिए उनके ऊपर जो है फायर किया और जो है उसको जान से मारने का प्रयास किया। तो इस मामले में पुलिस ने तत्काल एफआईआर रजिस्टर की और एफआईआर रजिस्टर करते हुए इसमें 6 अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार किया। साथ ही जिस वेपन से गोली चली है वो वेपन पुलिस के द्वारा बरामद कर लिया है। जो 6 लोग गिरफ्तार किए हैं इनमें से 3 लोगों का आपराधिक इतिहास है और ये लोग पूर्व में भी आपराधिक जो गतिविधियां उनमें संलिप्त रहे हैं। अभी तक की जो पूछताछ उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश से ये इस तरीके का इलीगल वेपन लेके आए हैं और जो बाकी अभियुक्त हैं उनके बारे में जो उनका आपराधिक इतिहास के बारे में पूछताछ चल रही है। उत्तराखंड के 7 बुलेटिन में इस फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।